हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज हम आप लोग को देने जा रहे हैं, देखो, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का आर्ट्स का हिस्ट्री का जो बिहार बोर्ड मॉडल्स पेपर जारी किया उसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं 1 से लेकर 100 तक। और सॉल्यूशन ऐसा देंगे कि आप लोग को यहीं भी ऐड करवा देंगे, ट्रिक से याद करवा देंगे, ठीक है ना। और इससे आप लोग को एग्जाम में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट टकरा जाएगा, ठीक है ना। तो परीक्षा खोपड़ी में छेद हो जाएगा। तो आप लोग को अगर अगल बगल में कोई एग्जाम देने वाला है, आर्ट्स में है, हिस्ट्री का है, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, यानी जो आर्ट्स लिया है उसको आप लोग ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके। तो चलो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम गवाए हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ट्रिक के साथ बताएंगे, ठीक है ना। और पूरा डिटेल में आप लोग को सब याद हो जाएगा, मज़ा लग जाएगा पढ़ने में, ठीक है ना। चलो मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड का 2022 के लिए जो 1 फरवरी का एग्जाम होगा उसके लिए है, ठीक है। हिस्ट्री का है, आप लोग को पता है कि आप लोग को 100 क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें 50 बनाना है। 30 को पूछेगा 2 नंबरिया, उसमें 15 बनाना है। 8 को पूछेगा 5 नंबरिया, उसमें 4 को बनाना है, ठीक है। तो चलो हम ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देने जा रहे हैं और पूरा अच्छा सोल्यूशन देंगे, आप लोग को ट्रिक के साथ बताएंगे, सब यहीं याद करवा देंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आ जाओ तो ये बोल रहा है क्या, पहला क्वेश्चन बोल रहा है चार्ल्स मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। तो हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा का टीला, ठीक है ना। चार्ल्स मेसन जो है पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था। तो बोलना है चार्ल्स मेसन। क्या बोलना है? चार्ल्स मेसन, यानी मैसेज कौन दिया था? तो मेसन, याद हो गया ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैसेज सर्वप्रथम किसने दिया? तो मेसन ने दिया था। कब दिया था? 1826 ईस्वी में दिया था। कौन टीला के बारे में दिया था? हड़प्पा टीला के बारे में दिया था। चलो इतना तो हम देख लिए हैं, ठीक है। अब देखो हम जो बता रहे हो ध्यान से सुनो। हड़प्पा किस नदी के किनारे है पूछेगा तो बोलना है हरा। क्या बोलना है? हरा। अब बोलेगा हरा क्या है? तो हो से हड़प्पा, रा से रावी, यानी हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पूछेगा तो मौसी याद रखना, मौसी 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 सबका है ना। तो मौसी यानी मौ से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु, यानी मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब यहाँ बता देते हैं कि सर्वप्रथम जो है हड़प्पा में जो मतलब स्थल का खुदाई हुआ है वो क्या है? हड़प्पा है। क्या है? तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो हद कर दिया, यानी हो से हड़प्पा, दो से दयाराम साहनी, यानी हड़प्पा का खुदाई किया था दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में किया था, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखड़ दास बनर्जी ने किया था। राखड़ दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में, जो सिंधु नदी के किनारे में स्थित है। और ये दोनों की खुदाई किसके देखरेख में हुआ था? तो जॉन मार्शल के देखरेख में हुआ था। तो इतना आप लोग को याद रखना है। याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और सर्वप्रथम इसने कांसा का प्रयोग किया था, इसलिए इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता जो था यह पहला नगरीय सभ्यता था, यानी शहरी सभ्यता था, इसलिए इसके प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। जितना बताए थे काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन टकराना फिक्स हो गया, ठीक है। तो चलो लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है, जो जहाँ पर जहाज में सामान माल लदता है उसके एक जगह से दूसरा जगह चल जाता है। और यहाँ पर जहाज का निर्माण भी होता है, इसलिए लोथल को हम पतन बोलते हैं या बंदरगाह बोलते हैं या गोदी बारा भी कहा जाता है। तो पूछेगा निम्नलिखित में कौन गोदी बारा है, कौन पतन है, कौन बंदरगाह है? तो बोल देना है क्या? लोथल। क्या बोल देना है? लोथल, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसका खोज रंगनाथ राव ने किया था। और कालीबंगा जो है राजस्थान में है और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहीं से हमको क्या प्राप्त हुआ? तो जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुआ। बहुत जितना बता दिए उस सबको ध्यान से सुनो, सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। बोरा हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अबतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो हड़प्पा सभ्यता से हमको प्राप्त हुआ अबतल चक्की प्राप्त हुआ है, उस पर किस पुरातत्व ने प्रकाश डाला है? तो हम जानते हैं कि हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दयाराम साहनी आंसर ना है तो होगा अर्नस्ट मेके, यानी अर्नस्ट मेके ने इस पर प्रकाश डाला था। तो हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। तो वहां से जो अब तक चक्की प्राप्त हुआ है उस पर प्रकाश डाला है कौन? अर्नस्ट मेके, यानी उसके बारे में डिटेल से अध्ययन किया है। एक कनिंघम के बारे में आप लोग याद रखना। भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग का स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। इसलिए पूछेगा भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था। हड़प्पा को खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखड़दास बनर्जी ने किया था। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हम बता चुके हैं इसके बारे में, क्या हड़प्पा बताए थे ना। हद कर दिया, हद। तो हद से क्या हुआ? तो हो से हड़प्पा, और दो से क्या? दयाराम साहनी। तो यहाँ पूछ रहा है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन किया? तो हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा कहाँ पर? कौन नदी किनारे? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था। मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में
राय थी राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था और मोहनजोदड़ो को नदी किनारे स्थित है तो सिंधु नदी किनारे, याद रखना। चन्हू जो है चन्हू दरो पूछतेगा तो दोनों मारा दरो क्या रहा है, तो मोहनजोदड़ो में भी दरो और चन्हू में भी दरो, तो दोनों है सिंधु नदी के किनारे। और दोनों कहाँ पर है, तो दोनों है सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है ना, तो याद रखना है। और लोथल के बारे में हम आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि लोथल कहाँ है, गुजरात में है, जो क्या है, गोदीबारा है, पतन है, बंदरगाह है। और ये लोथल जो है, यहीं से हमको हाथी के दांत का प्रमाण मिला है और यहीं से हमको अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला है लोथल से। लोथल कहाँ है, गुजरात में। धोराबिला भी गुजरात में है। और कालीबंगा का मतलब होता है काली रंग की चूड़ियां, जो राजस्थान में है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है, तो इसको अभी इसके बारे में तो बहुत बता चुके। गोदीबारा बोले या बंदरगाह बोले या पतन बोले, उसको बोलते हैं लोथल। क्या बोलते हैं, लोथल किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे है। कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ठीक है ना। और यहीं से अग्निकुंड और हाथी दांत के प्रमाण भी हमको मिला है। रोपर कहाँ है, तो पंजाब में। किस नदी किनारे, सतलज नदी किनारे। रोपर से हमको क्या मिला है, तो मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के प्रमाण हमको रोपर से मिला है, जो पंजाब में सतलज नदी किनारे है। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में। किस नदी किनारे है, तो सरस्वती नदी किनारे। सरस्वती ऑप्शन मिला रहेगा तो घग्घर भी मार सकते हैं, घग्घर भी मार सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमको काली रंग की चूड़िया मिला है और जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। बनवाली, तो बनवाली कहाँ पर है, तो बनवाली है ये हरियाणा में है, ठीक है, याद रखना। बनवाली कहाँ पर है, हरियाणा में है। चलो अगला क्या है, अगला है लोथल कहाँ स्थित है, बता चुके हैं। लोथल कहाँ पर स्थित है, तो बता चुके हैं। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। धौराबिला भी गुजरात में स्थित है और रंगपुर भी गुजरात में स्थित है, याद रखना। और लोथल जो है ये गोदीबारा है, बंदरगाह है, पतन है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी किनारे कौन सा स्थित है, बता चुके हैं। मोहनजोदड़ो और चन्हूदरो। मोहनजोदड़ो और चन्हूदरो दोनों सिंधु नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। और हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। रोपल जो है पंजाब में सतलज नदी किनारे पर है और यहाँ सबको मिला है मालिक साथ कुत्ते का दफनाने का प्रमाण मिला है। कालीबंगा जो है कहाँ पर बता दिए, तो बता हम बार बार इसलिए बोले कि आप लोग को याद हो जाए। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, ठीक है ना, और सरस्वती नदी के किनारे है। और यहाँ सबको मिला है क्या, तो जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, याद रखना। और यहाँ पर है लोथल, तो लोथल कहाँ है, गुजरात में है, जो एक गोदीबारा है, ठीक है ना, गोदीबारा है, पतन है, बंदरगाह है, भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसका खोज किया है। चलो ये सब हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। अगला क्या है, भारतीय पुरातत्व का पिता का जनक किससे कहा था, तो बताया थे भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है, जो 1853 ईस्वी में स्थापना किया था। इसलिए भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किससे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है ना। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया था, जो पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में, रावी नदी किनारे है, ठीक है। और इसके बारे में जॉन मार्शल के बारे में बता ही दिए कि 1921 ईस्वी में और 1922 ईस्वी में हड़प्पा का खोज है। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी इसी के दिशा निर्देशन में किया, जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में किया था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित है, तो बता चुके हरा। क्या बताए थे आप लोग को, ट्रिक भी बताए थे, हरा। तो हो से हड़प्पा, रा से रावी, यानी रावी नदी के किनारे कौन स्थित है, तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के किनारे। लोथल कहाँ है, तो भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे। चन्हूदरो कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा है सरस्वती नदी के किनारे, राजस्थान में, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। चलो अगला देखो, अगला मेरा क्या है, बोरा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता बोले या हड़प्पा सभ्यता बोले या कांस्ययुगीन सभ्यता बोले या प्रथम नगरीय सभ्यता बोले, चारों इसी का नाम है, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से मिला है, तो देखो विशाल स्नागर पूछेगा, स्नानागार और एक होता अन्नागार, एक होता स्नानागार, एक होता अन्नागार। तो इसका प्रमाण हमको हड़प्पा से भी मिला है, लेकिन हड़प्पा जो मिला था वो विशाल नहीं था। विशाल कहाँ था, मोहना वाला, यानी मोहनजोदड़ो वाला। तो विशाल स्नानागार पूछे या विशाल स्नानागार पूछे या विशाल अन्नागार पूछे, दोनों हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी मोहना के पास, याद रखना, मोहना के पास स्नान जो करने वाला बड़ा था, यानी विशाल था, और अन्न रखने वाला भी क्या था, विशाल था। तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को याद रखना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, जो सिंधु नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, जो रावी नदी किनारे स्थित है। कालीबंगा जो सरस्वती नदी किनारे है, राजस्थान में है। लोथल जो भोगवा नदी किनारे है, गुजरात में है। रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। ये सब हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए, सब रटवा देंगे, यही टेंशन नहीं लेना है। अगला बोला, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो सर विलियम जोन्स के द्वारा, याद रखना, सर विलियम जोन्स। तो पूछेगा सर एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया, सर विलियम जोन्स ने किया। कहाँ किया, कलकत्ता में किया था। कब किया, 1784 ईस्वी में किया था।
चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो वो राजा जो है अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश के राजा है। और हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था। तो हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था। लेकिन अजातशत्रु जो है पक्का बैल था, ये अपने बप्पे को मार कर राजगद्दी पर बैठ गया है, यानी बिंबिसार को घोल्टा दिया है और अजातशत्रु जो है गद्दी पर बैठ गया है। तो पूछेगा पितृहंता के नाम से किसे जाना जाता है। तो पितृहंता के नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। ठीक है, फिर अजातशत्रु का बेटवा होगा उदयन। ये बोलेगा तो हमें बाबा को मारनी, दादा को मारनी, लोग हम तोरे मार देंगे। तो उदयन क्या करेगा, अजातशत्रु को देगा, टपका देगा और गद्दी पर बैठ जाएगा। और इस प्रकार उदयन जो है पाटलिपुत्र का स्थापना करेगा। ठीक है, तो याद रखना इसका हो जाएगा अजातशत्रु जो है लिच्छवी गणराज्य जो था उसमें जाकर अपना मंत्री को भेजकर उसमें सातों भाइयों में फूट डलवा दिया और लिच्छवी पर कब्जा कर लिया था। सर्वप्रथम फूट डालने वाला कौन था, अजातशत्रु। अंग्रेज भी यही नीति का पालन किया था। ठीक है, याद रखना। और अजातशत्रु के शासनकाल में ही याद रखना प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में। कहाँ हुआ, राजगिरी में हुआ था। ठीक है ना, तो 483 ईस्वी में अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था, याद रखना। अगला सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किसे आता है। तो सर्वप्रथम जो हुनों को परास्त करने का श्रेय स्कंदगुप्त हो जाता है। ठीक है ना, ये हुनों को सर्वप्रथम प्राप्त किया था। और समुद्रगुप्त को क्या कहता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और इसी का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है इसी से संबंधित है, समुद्रगुप्त से ही संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो हमको 13वां शिलालेख से अशोक द्वारा किस प्रकार कलिंग पर विजय प्राप्त किया है और किस प्रकार नरसंहार किया है। और उस नरसंहार के बाद फिर अशोक का हृदय पिघल गया है और फिर अशोक जो है महान अशोक बन गया है। ठीक है ना, और धम्म के रास्ता अपना लिया था। इसका हो जाएगा अशोक, क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। और तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखना। ठीक है, और अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक। इस प्रकार अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता का नाम था। 13वां शिलालेख में इसमें मिलता है, क्या जानकारी मिलता है हमको, कलिंग पर किस प्रकार ये विजय प्राप्त किए थे। अगला बात मेरा क्या है, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है। तो कौटिल्य को ही बोलते हैं क्या, चाणक्य, या इसी को बोलते हैं विष्णुगुप्त। यानी कौटिल्य का 3 नाम है, कौटिल्य बोले, चाणक्य बोले, विष्णुगुप्त बोले, तीनों उसी का नाम है। ये रहता था कहाँ, तो ये रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाला यही था, कौटिल्य था। ठीक है, तो बोला कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है। तो यह है अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीति के बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है, चाणक्य है, विष्णुगुप्त है। ये किसके दरबार में रहता था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था, गुरु था। ठीक है ना, और याद रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मेघदूत जो है लिखा गया किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मालविका अग्निमित्रम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया। इंडिका जो है ये लिखा गया किसके द्वारा, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी राजदूत था, सयूकस के राजदूत बन के आया था, यूनानी राजदूत था। ठीक है, चलो अगला, निम्नलिखित में से मेगास्थनी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो बता चुके हैं कि मेगास्थनी द्वारा लिखा पुस्तक इंडिका है, जो है क्या था, तो जो एक यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सयूकस निकेटर ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, याद रखना। और अर्थशास्त्र जो है ये चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। चलो अगला देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, बता दिए, मेघदूतम बोले या अभिज्ञान शाकुंतलम बोले या विक्रमो बरसिए बोले। ठीक है, या कुमार संभवम बोले या ऋतु संहार बोले, सबका लेखक है कालिदास। कौन है, कालिदास। ठीक है, याद रखना। और कौटिल्य के बारे में बताइए दिए कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, कौटिल्य है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या मेरा, पर्याय प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से। तो बता चुके हैं पर्याय प्रशस्ति का संबंध जो है वो किससे है, समुद्रगुप्त से है। और समुद्रगुप्त के दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम था हरिसेन। कौन था, हरिसेन था। पूछेगा हरिसेन किसके दरबार में रहता था, तो बोलना समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और हरिसेन ही लिखा था पर्याय प्रशस्ति। पर्याय प्रशस्ति किसने लिखा, हरिसेन लिखा। किसका संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है इसके बारे में फिर आप लोग को बताएंगे। ये महान शासक हुआ था। ठीक है, इसके दरबार में नवरत्न रहता था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्या है, अगला है अर्थशास्त्र एवं इंडिका। अर्थशास्त्र एवं इंडिका किस राजवंश की जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र लिखा था कौन, तो ये लिखा था चाणक्य यानी कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त लिखा था। इंडिका किसने लिखा था, मेगास्थनी। दोनों किसके दरबार में रहता था, तो दोनों रहता था मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यानी मौर्य शासक के बारे में हमको जानकारी मिलता है, याद रखना। और गुप्त शासक के बारे में आगे पढ़ाएंगे कि गुप्त शासनकाल को हम बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं, गुप्त शासनकाल को बोलते हैं इतिहास का स्वर्ण काल। और मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, और सर्वप्रथम शीशा का रुपया चलाया था
टका चलाया था सातवाहन शासक ने, ठीक है ना। और कुषाण वंश के जो शासक था, उस सर्वप्रथम सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का, सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलवाया था? तो सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण वंश के शासक ने चलवाया था। और कुषाण वंश का जो स्थापना किया था वो था कुजुर कड़फिसस, ठीक है। और कुषाण वंश में जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था वो था कौन? कुषाण था, ठीक है। अगला देखते हैं, उपनिषद की संख्या कितनी थी? तो अब बोल रहा है क्या उपनिषद की संख्या कितना है? तो उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन मेन है 13 गो। क्या वो है? 13 गो, लेकिन यहाँ 108 है तो 108 मार देना, 13 ऑप्शन में ना है। तो संख्या कितना है? 108, लेकिन मेन कितना है? 13 है, ठीक है ना। और मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। सत्यमेव जयते पूछा है कहाँ पर है? तो मुंडकोपनिषद में है। अगला बोल रहा है फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में रहने वाला क्या था? फायान था। और फायान जो था एक चीनी यात्री था, याद रखना पूछेगा फायान कौन था? तो एक चीनी यात्री था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। नवरत्न किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चलो देख लिए हैं। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि हैंसोंग पूछेगा हैंसोंग के बारे में। तो हैंसोंग भी जो था वो ये भी एक चीनी यात्री था, ठीक है ना। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और हैंसोंग जो है किसके दरबार में भारत आया था? तो यह आया था हर्षवर्धन के दरबार में। और हर्षवर्धन के दरबार में ये भारत में आया था। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, ठीक है। याद रखना क्या होगा? हर्षवर्धन के दरबार में हैंसोंग आया था। और फायान जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। दोनों कौन था? तो दोनों चीनी यात्री था, यानी चीन के यात्री था, ठीक है। और हैंसोंग जो आया था वो एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सी यू की, ठीक है ना। और फो क्यू की जो लिखा था वो फायान लिखा था। चलो अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है मेगास्थनीज कौन था? तो बता चुके मेगास्थनीज यूनान के राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। यानी मेगास्थनी कौन था? तो मेगास्थनी एक यात्री था। कहाँ का यात्री था? तो ये यूनानी यात्री था। और किसके दरबार में आया था? तो ये आया था दरबार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन सा पुस्तक लिखा था? तो लिखा था मेगास्थनीज, याद रखना। इंडिका मेगास्थनी इंडिका लिखा था। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। तो पंच चिन्ह वाला सिक्का चांदी और तांबा ये दोनों से मिलकर बना होता था, ठीक है। अगला देखते हैं, भीष्म को और क्या कहा जाता था? तो भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था। भीष्म को जो है गंगा पुत्र कहा जाता था। याद रखना ये महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध जो है कुल 18 दिन चला है, जिसको 18 पर्व के नाम से जाना जाता है। उसमें सबसे बड़ा पर्व है भीष्म पर्व, ठीक है, याद रखना। अगला है अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो हम जानते हैं कि अभिमन्यु जो था अर्जुन का पुत्र था। और अभिमन्यु युद्ध के मैदान में मारा जाता है। जब वो जो लक्ष्य को भेजने जाता है, साथ वो जो लक्ष्य होता है उसको भेजने जाता है, तो उसी में अभिमन्यु मारा जाता है, जो एक वीर योद्धा था जो अर्जुन का पुत्र था। लेकिन पूछेगा अर्जुन किसका पुत्र था? तो अर्जुन था कुंती का पुत्र, ठीक है ना। और कर्ण भी था कुंती का पुत्र, लेकिन कर्ण सूर्य का पुत्र था। माँ उसका था कुंती, और पुत्र था पिता था सूर्य, ठीक है, याद रखना। अगला क्या है? अगला है द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो सब आप लोग महाभारत देखे होंगे। तो द्रौपदी को स्वयंवर में कौन जीता था? अर्जुन जीता था। जो मछली के आंख में जो तीर मारता है तो वो कौन होता है? अर्जुन होता है, ठीक है ना। तो अर्जुन था, ठीक है। और ये सब पांडव था, भीम, अर्जुन, सहदेव, नुकुल, ये सब पांडव था। और दुर्योधन था कौरव के पक्ष में। कर्ण भी कौरव के पक्ष में गलत का साथ दे रहा था, इसलिए मारा गया था। और कर्ण के पाछी कवच कुंडल था, जिसको इंद्र भगवान मांग लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौरवों की संख्या कितना था? कौरवों की संख्या 100 था। कितना था? पांडवों के 5 भाई और कौरव 100 भाई। कौरव हार जाता है युद्ध के मैदान में। अगला है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना आप लोग जानते हैं कि संस्कृत में। देखते हैं कि जो भगवद गीता पढ़ते सब संस्कृत में लिखा हुआ पूरा, तो संस्कृत में हुआ था। तो कुछ पूछने वाला ही बात ना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा है, ऋग्वेदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक लोग जो था वो प्रकृति का पूजा करता था। प्रकृति इसमें मेन हो जाएगा, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग था वो मातृ देवी और शिव यानी पशुपति नाथ शिव का पूजा करता था। यहाँ प्रकृति हो जाएगा। अगला है नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि कहा जाता है किसको? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता था, इसलिए नाथ मुनि का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है, याद रखना। बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था। और गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग किया था और जाके उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। और प्रथम उपदेश जो दिया था उसको धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया था, ठीक है ना। चलो अगला देख लेते हैं क्या है। सुत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो देखो सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 गो पिटक है। पिटक मतलब है टोकरी, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, देख लेते हैं। अगला है महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म का स्थापना किया था, या इसको थी। इसका माता का नाम क्या था? माया देवी था। और पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। लेकिन इसका पालन जो है इसका मौसी किया था, जिसका नाम था
और इसका पत्नी का नाम यशोदा था, इसका पुत्र का नाम राहुल था, याद रखना। चलो तो इतना चीज देख लिए हैं। और अथी पहला अपना उपदेश ही कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश अपना तो दिया था इस सारनाथ में दिया था, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और अंतिम उपदेश जो दिया था ये महात्मा बुद्ध, वो कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। और महात्मा बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था उसको महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और गृहत्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम बौद्ध संहिता किस शासक के काल में हुआ था, ये बताइए दिए थे। प्रथम बौद्ध संहिता जो है 483 ईस्वी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। पहला हुआ था 483 में, ठीक है ना, पहला हुआ था 483 में अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में, और कहाँ पर हुआ था, वैशाली में। तीसरा जो हुआ था 258 ईस्वी पूर्व में लगभग हुआ था, और अशोक के शासनकाल में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। और चौथा जो हुआ था वो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और प्रथम शताब्दी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, याद रखना। तो पहला अजातशत्रु कहाँ पर, तो राजगीर में। दूसरा कालाशोक कहाँ पर, तो वैशाली में। तीसरा अशोक कहाँ पर, तो पाटलिपुत्र में। और चौथा कनिष्क कहाँ पर, तो कुंडलवन कश्मीर में, याद रखना, ठीक है। चारों बता दिए हैं। अगला है क्या, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ दिया था। तो पार्श्वनाथ जो था वो 4 सिद्धांत दिया था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, यानी सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करना यानी अहिंसा पर चलना है, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना है। ये 4 सिद्धांत दिया था जो। और पार्श्वनाथ जो था ये 23वें गुरु था, ठीक है ना, जैन धर्म का 23वें गुरु था। लेकिन जब 24वें तीर्थंकर आया था, महावीर स्वामी आया था, तो बोला था ये सब तो कामा होते रहेगा, जब तक ब्रह्मचर्य रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन लोग नहीं करेगा तब तक जो ये सब कामा होते रहेगा। तो महावीर स्वामी आया, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। ब्रह्मचर्य मतलब शादी उदी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का मतलब यही होता है, ठीक है ना। अगला, तो ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और महावीर स्वामी को बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऐसे पूछेगा बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव है, जो प्रथम तीर्थंकर था। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो प्राचीन भारत में जो धम्म का शुरुआत किया था वो क्या था, अशोक ने किया था। किस युद्ध के बाद, तो कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। और हृदय परिवर्तन होने के बाद अशोक ने बोला था हम धम्म की यात्रा में चलते हैं, आज से मारकाट बंद करते हैं। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार के बेटा था, ठीक है, याद रखना। और अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संहिता हुआ था, जो कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्ध चरित की रचना किसने किया था। बुद्ध चरित का रचना जो किया था वो अश्वघोष ने किया था। किसने किया था, बुद्ध चरित का रचना अश्वघोष ने किया था। कादम्बरी का रचना बाणभट्ट ने किया था। बाणभट्ट रहता था किसके दरबार में, तो हैंसोंग के दरबार में रहता था। चाणक्य जो था, इसी को विष्णुगुप्त या कौटिल्य बोलते, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और चाणक्य जो था ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का रचना किया था। कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीय, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, ठीक है, ये सब लिखा गया कालिदास के द्वारा, ठीक है। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, तो प्रथम जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। और द्वितीय जैन संगीति जो हुआ था वो हुआ था गुजरात के बर्धी ग्राम में, याद रखना। तो प्रथम कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। जैन बोल रहे हैं, बौद्ध नहीं, बौद्ध तो पहला हुआ था राजगीर में, और जैन में 2 संगीतीय हुआ था, वो पाटली में हुआ था, एक हुआ था गुजरात में, ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पावापुरी का संबंध किस धर्म से है। तो पावापुरी में आप लोग जाओ तो वहाँ मिलेगा आप लोग को क्या, जल मंदिर मिलेगा, ठीक है ना, यानी वो जैन धर्म से संबंधित है। और वहाँ पर जल मंदिर पूछतेगा, जल मंदिर कहाँ है, तो पावापुरी में है, ठीक है। और वहाँ पर महावीर स्वामी का जैन मंदिर है, ठीक है, जिसको हम जल मंदिर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, वो जल के बीचों बीच है। अगला है कादम्बरी का लेखक कौन था। कादम्बरी का लेखक बता चुके हैं, बाणभट्ट था। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। कौटिल्य को विष्णुगुप्त या इसी को चाणक्य बोलते हैं, ये लिखा था कौन पुस्तक, ये लिखा था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसी का गुरु था। कालिदास के बारे में आप लोग को बता दिए थे कि अभिज्ञान शाकुंतलम पूछे, या मालविका अग्निमित्रम पूछे, या विक्रमो वर्षीय पूछे, या कुमार संभवम पूछे, या ऋतु संहारम पूछे, सब कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अश्वघोष के द्वारा बता चुके हैं, बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्या है, बासवन्ना। और कालिदास भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहता था, और फायान भी उसी के दरबार में आया था। अगला क्या है, बसवन्ना किस आंदोलन को शुरू किया था। तो ये क्या था, सेब आंदोलन। कौन था, सेब आंदोलन, ठीक है ना। तो बसवन्ना जो है सेब आंदोलन को शुरू किया था। सेब मतलब शिव भगवान से संबंधित आंदोलन, शिव भगवान को मानने वाला। अगला है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आईने अकबरी जो है ये
दो भागों में विभक्त है। पहला भाग जो है वो अकबर के बारे में बताता है, दूसरा भाग जो है इसका लेखक आईने एवं अकबरी का लेखक जो है वो है अबुल फजर। दूसरा भाग में जो अबुल फजर अपना बारे में लिख दिया है, ठीक है ना। तो पहला भाग में अकबर के बारे में, दूसरा भाग में अपना खुद। तो पूछेगा आईने अकबरी का लेखक कौन है, तो अबुल फजर, याद रखना, ठीक है। अगला क्या है, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। तो आईने अकबरी के अनुसार जो है भूमि को, ये वाला आंसर थोड़ा हमको डाउट है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ऐसे आईने अकबरी का लेखक कौन है, अबुल फजल, ठीक है। अगला है टोडरमल अकबर के दरबार में क्या करता था। टोडरमल जो था अकबर के दरबार में जो था वो वित्त मंत्री था, लेखा जोखा का सारा काम वही करता था, टोडरमल करता था, ठीक है ना। भूमि संबंधित लेखा का काम जो है, पैसा सब कोई काम वो टोडरमल करता था। अगला क्या है, आईने अकबरी में किस शासन का वर्णन है, तो बता चुके हैं, इसमें अकबर का वर्णन है। और आईने अकबरी का लेखक कौन है, अबुल फजल है। दूसरा पद में अबुल फजल अपना बारे में खुद लिख दिया है। और अकबर का ही बेटा था कौन, अकबर का बाप का नाम क्या था, तो हुमायूं था। और अकबर का बेटा था जहांगीर, कौन था, अनालकरी जिसको सलीम यही है, सलीम जिसको बोलते हैं, जहांगीर, ठीक है। और मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था। बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था पानीपत के युद्ध के पश्चात 1526 ईस्वी में किया था। और आगरा के ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, ठीक है, याद रखना। और आगरा के ताजमहल हो गया है, दिल्ली का लाल किला हो गया, सब शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, याद रखना। अपने पत्नी के यादगार में ताजमहल बनाया था, बेगम मुमताज के याद में। अगला है कुतुब मीनार का कहाँ स्थित है, तो हम जानते हैं कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार के बारे में याद रखना, कुतुब मीनार को किसके याद में बनाया गया है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसी की याद में कुतुब मीनार बनाया गया था। कुतुब मीनार बनाने का शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दिया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहले टपक गया था, यानी मर गया था, और वो पूरा नहीं करवा पाया था। तो फिर उसके बाद इसको पूरा करवाने के काम को किया था, तो किया था इसका दामाद यानी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था, जो दिल्ली में है। कहाँ पर, दिल्ली में है, ठीक है। बनवाया किसने, तो बनवाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश। अगला है हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो इसका है अंग्रेजी अनुवाद अगर पूछे हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो इसका हो जाएगा एएस बेवरेज, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, तो अगला मेरा है मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका ये सब सभी था, ठीक है। सिजदा था, पेबोस था, सीधा ऐसे और पेबोस प्रथा का शुरुआत तो इसे बलबन ने करवाया था, लेकिन ये सब सभी था मुगल दरबार में। चलो अगला देख लेते हैं क्या है। अगला है अकबर ने दीन इलाही कब शुरुआत किया था, हम जानते हैं कि अकबर ने 1500, थोड़ा मिटाते हैं यहाँ पर, हाँ चलो, अकबर ने दीन इलाही का शुरुआत 1582 में किया था, लेकिन 1582 ऑप्शन नहीं दिया, तो 1581 मार दो। लेकिन पूछेगा दीन इलाही का शुरुआत तो करवा दिया था 1582 में, 1581 मारना है। लेकिन इलाही संबत का आरंभ कब किया था, तो 1583 में करवाया था। कब किया था, 1583 में इलाही संबत का प्रारंभ अकबर ने करवाया था, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, गुलबदन बेगम कौन थी, तो गुलबदन बेगम जो थी वो गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं का बहन था, ठीक है ना। और वो एक लेखिका था, और गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा लिखा था, तो पूछेगा हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ही लिखा था। अगला क्या है, मुगल चित्रकार किसके समय सर्वोत्कर्ष पर था, तो मुगल चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। नहीं, जहांगीर जो है मुगल काल में चित्र को काफी उपलब्धियां प्राप्त किया था। तो मुगल काल में चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। तो जहांगीर के दरबार में रहता था मंसूर, जो काफी फेमस चित्रकारी थे, ठीक है। अगला है तुजुक ए जहांगीर किसने लिखी, तुजुक ए जहांगीर, तो तुजुक ए जहांगीर जो लिखा था, तुजुक ए जहांगीर किसने लिखा था, जहांगीर खुद लिखा था, याद रखना। एक ठो बाबर नामा बाबर खुद लिखा था, और एक ठो तुजुक ए जहांगीर खुद लिखा था, यानी जहांगीर एक ठो हो गया, एक ठो बाबर हो गया, जो अपना आत्मकथा खुद लिखा था, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है मुमताज महल किसकी पुत्री थी, तो मुमताज महल जो थी जो वो किसका पुत्री था, बता। महल का माँ का नाम था नूर जहां था, ठीक है ना। तो ये किसका पुत्री था, तो मुमताज महल जो है ये हो जाएगा आसफ खां की पुत्री। चलो अगला बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया था। औरंगजेब परेशान था दक्षिणी भारत से, ठीक है ना। दक्षिण भारत में उसका बहुत सारा विद्रोह कर रहा था, और खासकर उसको परेशान कर रहा था वीर शिवाजी, ठीक है। तो दक्षिण भारत में ही परेशान हो गया था, तो दक्षिण भारत इसका आंसर हो जाएगा। और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब जो था कट्टर मुस्लिम शासक था। अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसके पराजय हुए, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था बाबर और किसके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की मौत हुई और लोदी वंश का अंत हुआ, और मुगल वंश का स्थापना बाबर ने कर दिया था। इसका हो जाएगा बाबर, क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जब होगा तो वो बताएंगे,
वो अकबर लड़ेगा। कौन लड़ेगा? अकबर और हेमू के बीच होगा, जिसमें अकबर का विजय होगा, हेमू का पराजय होगा। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो होगा वो होगा अथी मराठा और अफगानों के बीच होगा, ठीक है, जिसमें मराठा पराजित हो जाएगा। बताएंगे 1761 में वो होगा। चलो, किस प्रशासकीय सुधारों के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है? तो वो कौन सा शुरुआत सुधार किया था शेरशाह? तो शेरशाह जो सुधार जो किया था वो था भूमि सुधार। क्या था? भूमि सुधार था, ठीक है। और शेरशाह सूरी जो है जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ही ने करवाया था। अगला है ताजमहल किसकी याद में बनाया गया? तो बता दें, ताजमहल जो शाहजहां अपने पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। तो मुमताज महल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो सफेद संगमरमर के से बनवाया गया था। संगमरमर कहाँ से आया था? तो राजस्थान के मकराना के खान से। अगला है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरियर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। हरियर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1736 ईस्वी में किया था। आज रखना है। आगे बढ़ते हैं और इसी में एक तो फेमस शासक आएगा। कौन विजयनगर साम्राज्य में आएगा? तुम्हारा कौन? तो आएगा कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, अगला है क्या? हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी बता चुके हैं। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता है, तो विजयनगर साम्राज्य था और हम्पी का स्थापना किया था हरियर एवं बुक्का ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था, तो आयंगर व्यवस्था जगह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी, जिसका स्थापना हरियर एवं बुक्का ने किया था। अगला है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन क्या है? विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दी जाने वाला भूमि क्या कहलाता था? तो उक्ता कहलाता था, ठीक है। अगला क्या है? अगला है विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। गोपुरम दक्षिण भारत में जितना भी है सबको को गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के संत कौन था? तो महाराष्ट्र के संत था, ये सभी था, तुकाराम भी था और रामदास भी था, ज्ञानेश्वर भी था, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दादू का संबंध कहाँ से था? दादू दादू दादू, चलो इसका आंसर हो गया तुकाराम, रामदास, सभी किसका हो गया? तो ये सभी महाराष्ट्र के संत थे। अगला क्वेश्चन है, दादू का संबंध कहाँ से था? तो दादू जो था ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध संत था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। और महाराष्ट्र का बताइए दिया, तुकाराम, रामदास, ये सब कहाँ का था? तो महाराष्ट्र का था, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, शंकराचार्य का मत क्या? तो शंकराचार्य जो था वो अद्वैतवाद दिया था। तो पूछेगा अद्वैतवाद किसने दिया था? तो शंकराचार्य ने दिया था, ठीक है। और द्वैतावाद किसने दिया? तो माधवाचार्य ने दिया था। और द्वैतावाद किसने दिया था? तो ये दिया था निम्बकाचार्य ने दिया था, ठीक है। तो अद्वैतावाद किसने दिया था? शंकराचार्य। और शंकराचार्य चारों दिशा में, उत्तर पूर्व पश्चिम में चार को मठ का स्थापना भी किया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन याद रखना जो बताए थे, आयने अकबरी जिसको अकबरनामा भी बोलते हैं। आयने अकबरी को हम अकबरनामा भी बोलते हैं, जो अकबर का क्या है? तो अकबर का आत्मकथा है। इसको किसने लिखा? तो आयने अकबरी को लिखा था अबुल फजर। ये दो भाग में नहीं, 5 भागों में बटा हुआ था। इसका 5वां भाग में अबुल फजर अपने बारे में लिख दिया था, ठीक है। तो चलो अगला देख लेते हैं। अगला बोल रहा है क्या? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में जो प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था वो था कौन? तो यहाँ पर कबीर हो जाएगा, ठीक है ना। कबीर के दोहा के संग्रह को हम बीजक बोलते हैं। तो कबीर का जन्म हुआ था। कबीर का गुरु का नाम था रामानंद, जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचलन करवाया था। इसका हो जाएगा कबीर। क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। अगला है, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था, जिसे नाना काना साहब के नाम से भी जानते हैं। और ये सिख धर्म का प्रथम गुरु है। सिख धर्म का अंतिम गुरु नानक देव है, जिसका जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो हो जाएगा तलवंडी, जो पाकिस्तान में 1469 ईस्वी में हुआ था, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। अगला बोल रहा, अजमेर स्थित मोहिउद्दीन चिश्ती के दरगाह सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? तो अजमेर स्थित मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह जो सर्वप्रथम जो गया था वो गया था अकबर, ठीक है ना। अकबर गया था। अजमेर स्थित जो मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह है वहाँ अकबर गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तहकीक ए हिंद में किसका वृत्तांत मिलता है? तहकीक ए हिंद या केसर ए हिंद में इसमें मिलता है, किसके बारे में जानकारी मिलता था? अल-बलूनी ने इसके बारे में लिखा था। तो इसका हो जाएगा अल-बलूनी। क्या हो जाएगा? अल-बलूनी। और अल-बलूनी जो है मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। और उसका ट्रिक भी बताएंगे आगे। चलो, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? तो हो जाएगा कौन? इसका मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है इबन बतूता था, ठीक है ना। तो इसमें इबन बतूता होना चाहिए। इबन बतूता ऑप्शन में दे रहे तो मार्को पोलो मार दो। चलो अगला देखते हैं क्या है।
कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? तो कैप्टन हॉकिंस जो था इंग्लैंड का था, और ये आया था अकबर के दरबार में आया था, ठीक है ना। लेकिन अकबर मर गया था तो जहांगीर के दरबार में आया था परमिशन लेने के लिए, जिसको जहांगीर ने किंग खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो कैप्टन हॉकिंस, ठीक है ना। अगला है मद्रास मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के कौन सा व्यवस्था शुरू किया था? तो रैयतबारी व्यवस्था। रैयतबारी व्यवस्था का शुरुआत मद्रास में सर टॉमस मुनरो ने किया था, जो 91% भूमि पर लगता था, सर्वाधिक परसेंट भूमि पर यही लगता था, रैयतबारी, ठीक है ना। अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआत 1793 ईस्वी में कौन करवाया था? तो अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआत करवाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त कौन होगा? तो अस्थाई बंदोबस्त होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और महलवाली व्यवस्था जो है ये हॉल्ट मैकेंजी ने चलवाया था, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो था ये उत्तर भारत से जुड़ा हुआ था। तो उत्तर भारत में कौन आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका, आ जाएगा मद्रास में तो रैयतबारी व्यवस्था हो जाएगा, ये सब बंगाल में हो जाएगा, ठीक है ना, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। अगला है क्या? अगला है फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो ये था एक चिकित्सक था। तो चिकित्सक तो इसमें दिया ना गया, सैनिक दे दिया, अभियंता दे दिया, गायक दे दिया, तो सर्वेक्षक मार दो। ऐसे चिकित्सक था, फ्रांसीसी बुकानन था, चिकित्सक था बंगाल में, ठीक है। अगला क्या है? संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो संथाल विद्रोह का संबंध जो है, संथाल विद्रोह जो हुआ था ये ये हुआ था बिहार झारखंड की सीमा पर। तो बिहार ले लेते, झारखंड ले लेते, इनमें से कोई नहीं मारो, ठीक है। और मुंडा विद्रोह भी हुआ था बिहार झारखंड। चलो अगला देखते हैं क्या बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? तो बिरसा मुंडा जो विद्रोह किया था उसका नाम था उलगुलान विद्रोह। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता था, तो उलगुलान विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। और संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिंधु कानू किया था। उलगुलान विद्रोह यानी मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है। और कोल विद्रोह, मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। और कोल विद्रोह के बारे में बताएंगे, उन्हें 1831 में हुआ, इसके बारे में बताएंगे। सिंधु कानू का संबंध किस विद्रोह से था? तो बता दिया संथाल विद्रोह से था सिंधु कानू का संबंध, 1855-56 में हुआ था, ठीक है। अगला क्या है? अगला उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा हो जाएगा। अगला है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो बता चुके हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत के श्रेय जाता है, ठीक है ना। और सर टॉमस मुनरो मद्रास में कौन व्यवस्था? तो मद्रास में रैयतबारी व्यवस्था, ठीक है। और मध्य भारत में जो था वो था महारबारी व्यवस्था, जो चलाया था कौन? तो जो चलाया था हॉल्ट मैकेंजी ने। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह कहाँ से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 का जो विद्रोह किया था लखनऊ यानी अवध से किया था। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, तो ये जगह अवध यानी लखनऊ से किया था, ठीक है ना। और बिहार के पटना से पीर अली किया था, याद रखना। और दिल्ली से किसने किया था? तो दिल्ली से था मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर या बहादुर जफर द्वितीय, ठीक है ना। या बहादुर शाह द्वितीय बोलते हैं या बहादुर शाह जफर बोलते हैं उसको, ठीक है। जिसका मकबरा रंगून में है। किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जिसका शुरुआत बैरकपुर छावनी से हुआ था, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं क्या है। बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार करके उसके रंगून भेज दिया था, म्यांमार के रंगून भेज दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी लाज हड़प का नीति का शुरुआत किया था लॉर्ड डलहौजी। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत बोले या लाज हड़प नीति का सिद्धांत बोले, ठीक है ना, या गोद निरोध प्रथा का शुरुआत बोले लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और इसी के तहत झांसी को भी मिला लिया था। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये मुंबई यानी मद्रास को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, ठीक है। और महलों का शहर कलकत्ता को कहा जाता है। विक्टर मेमोरियल किस शहर को कहा जाता है? कोलकाता को विक्टर मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1921 में, ठीक है ना। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध में जब बहुत सारा सैनिक मारा गया था, उसी की यादगार में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था, ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में स्टार्ट हुआ था। अगला है वास्को डिगामा भारत कहाँ आया था? तो वास्को डिगामा जब भारत आया था वो आया था कहाँ पर? तो आया था केरल के कोचिकोड बंदरगाह में। तो केरल नहीं दिया गया तो केरल हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वास्को डिगामा आया था, केरल में आया था, जिसको कोचिकोड बंदरगाह बोलते हैं। और वहाँ का राजा था जमोरिन, जो उसका भव्य स्वागत किया था। अगला है और वास्को डिगामा जो था प्रथम पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा। अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर जो पहला जनगणना हुआ था पूरा भारत पर पूछ रहा था, 1881 में हुआ था, ठीक है ना। तो लेकिन वो दिया गया ना है
लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं मार दो। 1872 में जो हुआ था वो हुआ था लॉर्ड मयो के शासनकाल में हुआ था, लेकिन वो अखिल भारतीय ने 1881 में होगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला चौरा चौरी का किस राज्य में स्थित है? चौरा चौरी जो स्थित है ये बिहार राज्य में स्थित है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था, और ये इसी की घटना के फलस्वरूप जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरा चौरी कांड में क्या हुआ था? तो 22 पुलिसकर्मी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिंदा जला दिया गया था भीड़ के द्वारा। तो इसी के तहत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्या, 1917 में गांधी जी ने किसके अनुरोध पर चंपारण आया था? तो महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आया था, और चंपारण में जो 3 कठिया पद्धति था, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर तुमको खेती करना है तो करना है, उस 3 कट्ठा की व्यवस्था को समाप्त किया था। तो गांधी जी का द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? जलियांवाला बाग जो है भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब के कहाँ? अमृतसर में स्थित है, और यहीं पर जो है शांतिपूर्ण भीड़ था, ठीक है ना, और शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहा था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल आल डायर ने इसको दे दिया था, गोली चलाने का आदेश दे दिया था, और जिसमें लाखों लोग मारा गया था। इसी के उद्देश्य में फिर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून लोलट एक्ट को कहा जाता है, जिसको महात्मा गांधी ने बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा है, और इसे काला कानून कहा गया था। तो लोलट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। स्वराज दल की स्थापना कब हुई? स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था, और इसका स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। इलाहाबाद में किया था, याद रखना। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जब असहयोग आंदोलन को वापस महात्मा गांधी ले लिया था 1922 में, तो 1923 में स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। 9 अगस्त या 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, और इसका नेता भी महात्मा गांधी था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, खैरा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये सभी आंदोलन का नेता महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन क्या अगला है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था। तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना हो जाएगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, 1939 में किया था, लेकिन सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था। अगला है 1838 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1938 में और 1939 में दोनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो बना था वो बना था सुभाष चंद्र बोस बना था। कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1938 की जो हुआ था ये हुआ था, इसका अधिवेशन जो हुआ था वो कब कहाँ? वो हुआ था हरिपुरा में, और 1939 वाला हुआ था त्रिपुरी में। ठीक है ना। और 1939 में फिर क्या कहता महात्मा गांधी जो है अध्यक्षता को त्याग दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी थी? तो सीधी कार्यवाही की धमकी जो दिया था वो मुस्लिम लीग ने दिया था। मुस्लिम लीग ने दिया था, सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था, और इसमें भारी भगदड़ हुआ था, बहुत लोग हिंदू लोग भी मारा गया था इस भगदड़ में। ठीक है ना। तो ये दिया था मुस्लिम लीग ने दिया था, बोला था अगर हमको अलग देश नहीं देगा तो हम सीधी कार्यवाही करेंगे, हम तलवार उलवार निकल के काटना शुरू कर देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय ब्रिटेन में किस दल का सरकार थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारतीय स्वतंत्रता के समय बोल रहा है, तो भारतीय स्वतंत्रता के समय जो जो वहाँ शासन था वो लेबर पार्टी का था। किसका था? लेबर पार्टी का था। इसका जगह लेबर पार्टी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल था, स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो सी राजगोपालाचारी था। लेकिन पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऐसे हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, जो भारतीय गवर्नर जनरल था। अगला है भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, यानी डी नंबर सही हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अगला क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वो संविधान में निहित है, और संविधान को शक्ति देने वाला जो है वो क्या है? भारत की जनता से संविधान। इसलिए प्रस्तावना में कहा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, यानी संविधान है। ठीक है ना, संविधान से ऊपर कोई ना है, और संविधान को शक्ति देने वाला भारत का जनता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? सब जानता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बनेगा कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री बनेगा। लाल बहादुर शास्त्री के बाद फिर बनेगा इंदिरा गांधी बनेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो बताओ आप लोगों को कैसा लगा सीरीज? अच्छा लगा तो फटाफट शेयर कर दो अपने ग्रुप में जो आर्ट्स के लिया हुआ है। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। फिजिक्स का भी लेते आएंगे, किसी पास केमिस्ट्री का है तो भेज दो। मेरे पास फिजिक्स का मॉडल पेपर है, केमिस्ट्री ला खोज रहे हैं तो मिलियन रहा है, डाउनलोड भी ना हो रहा है। ठीक है, तो भेज देना, उसका भी सोल्यूशन दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।